नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज देश की जनगणना से संबंधित। जी हाँ, देश की जनगणना यानी भारत में जनगणना 2027 में होने वाली है। हम सभी कई वर्षों से यानी 2020-21 से ही इसका इंतजार कर रहे हैं। अंततः केंद्र सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बार की जनगणना पहले की जनगणना से बिल्कुल अलग होने वाली है और इससे संबंधित ही विभिन्न पहलुओं पर आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। तो तकनीकी दृष्टि से भी और पूछे जाने वाले प्रश्नों की वजह से भी यह जनगणना बिल्कुल अलग होने वाली है। इस एपिसोड में मैं आपको इसकी तकनीक सहित अन्य सभी आवश्यक पहलुओं की जानकारी दूंगा। यह भी बताऊंगा कि जनगणना कब शुरू होने वाली है और कब खत्म होने वाली है। हालांकि इसकी जानकारी तो हम सबको है, आपको भी होगी कि जनगणना अब होने वाली है, लेकिन कब से शुरू होगी और इसका स्वरूप क्या होगा, इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होंगे, कब समाप्त होंगे, कब इसका अंतिम डेटा देश के सामने आ जाएगा और क्या आप स्वयं भी अपनी जनगणना कर सकते हैं, यानी अपनी सारी जानकारी घर बैठे जनगणना रजिस्टर में डाल सकते हैं क्या। यह भी एक सवाल हम सबके दिमाग में कौंध रहा है। इस बार डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से अंतिम जनसंख्या डेटा रिकॉर्ड समय में यानी 2027 के अंत तक उपलब्ध हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सरकारी सूत्र बताते हैं कि मार्च 2027 में जनगणना पूरी होने के बाद मात्र 9 महीने में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर लिंगवार जनसंख्या डेटा जारी किया जा सकता है। यह 2011 की जनगणना की तुलना में बड़ा बदलाव का संकेत देने वाली होगी। जब अंतिम डेटा प्रकाशित होने में लगभग 2 साल लग गए थे, ये 2011 की बात है, जिस जनगणना का हम सभी राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग करते रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अब ये परिदृश्य पूरी तरह से बदलने की स्थिति बन रही है। जनगणना 2011 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर आखिरी जनसंख्या डेटा प्रकाशित करने में लगभग 2 साल लग गए थे, लेकिन इस बार केवल 9 महीने। जी हाँ, लेकिन इस बार सरकार का अनुमान है कि मार्च 2027 की शुरुआत में जनगणना पूरी होने और अंतिम जनसंख्या डेटा जारी होने के बीच का समय केवल 9 महीने ही हो सकता है, यानी केवल 9 माह में ही अंतिम आंकड़ा सामने आ जाएगा। यह जान सकेंगे कि किस जाति या समुदाय के कितने लोग इस देश में रहते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक द्वंद्व प्रतिद्वंद पिछले कई वर्षों से इस देश में जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वाक युद्ध इस पर लगातार छिड़ा रहता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते रहे हैं, किसी जाति के पक्ष में, किसी जाति के विरोध में, जनगणना के पक्ष में, जनगणना के विरोध में। तो किस राज्य में किस जाति के कितने लोग रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, कौन सी जाति में कितने लोग गरीब हैं और कितने अमीर, किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में हैं या फिर बेरोजगार हैं। इन सवालों से आप समझ रहे होंगे कि वास्तव में हम सबके मन में भी यही सारे सवाल घूम रहे हैं और हम सब भी इसका विश्लेषण और इसका उत्तर जानने के लिए पूरी तरह से व्यग्र हैं, जैसे कि एक राजनीतिक दल और राजनेता इस देश में हैं, क्योंकि उनकी राजनीति आने वाले समय में इन्हीं सवालों से के जो जवाब मिलेंगे जनगणना के माध्यम से, उस पर आधारित वो अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। सरकारें तो अपनी पॉलिसी बदलती हैं,
अपनी नीतियों में बदलाव लाती हैं लोक कल्याण की दृष्टि से, लोगों के भले की दृष्टि से, पीपल्स इंटरेस्ट की दृष्टि से। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनके भी मैनिफेस्टो बदलेंगे, तौर तरीके बदलेंगे, और पॉलिटिकल इश्यूज भी इसमें से निश्चित रूप से बदलेंगे। इसके जो आंसर आएंगे और जो नया डेटा देश के सामने आएगा, जिसको लेकर कि सत्ता पक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमलावर रहते हैं विपक्ष पर, और विपक्ष की ओर से जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो भी लगातार पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से ही इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं और इसकी मांग वो कर रहे थे। बहरहाल नरेंद्र मोदी सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। तो आइए इस बार की जनगणना की खासियतों, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल और इसके फायदों को विस्तार से हम आपको समझाते हैं। कब और कैसे होगी जनगणना, ये पहला सवाल हम सबके दिमाग में उठता है। तो भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि जनगणना 2027 का संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। यानी 1 मार्च 2027 से पहले जन्म लेने वाले बच्चे या व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या नॉन जेंडर हो, तो उनका नाम, उनका सारा डिटेल इस जनगणना में दर्ज किया जाएगा। तो यानी 1 मार्च 2027 जो होगी ये उसकी आरंभ तिथि होगी, संदर्भ तिथि याद रख लीजिए। कि उससे उसके बाद के जन्म लेने वाले बच्चे का नाम इसमें दर्ज नहीं होगा। 2027 के साल में कोई ये कह सकता है कि अप्रैल में जन्म लिया, मई में, जून में, 2027 में जन्म लिया, तो उसका नाम क्यों नहीं इसमें दर्ज हो सकता है? नहीं, केवल और केवल उन्हीं बच्चों का, उन्हीं व्यक्तियों का नाम दर्ज होगा इस जनगणना में जो कि 1 मार्च 2027 से पहले के जन्मे हुए हैं। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। इसकी अधिसूचना, संभावना है, संभावना बता रहा हूं, संभावना है कि 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि सरकार पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। पहला हाउस लिस्टिंग चरण होगा, यानी पहला जो 2 चरणों में होगा, पहला चरण क्या होगा? हाउस लिस्टिंग का चरण होगा, ये फेज होगा। यह 2026 में शुरू होगा, जिसमें घरों और परिवारों की गणना की जाएगी। दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा। यह फरवरी 2027 में होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, आयु, मेल फीमेल लिंग, शिक्षा और अन्य विवरण इसमें दर्ज किए जाएंगे। हालांकि सरकार ने उन सवालों का अब तक विस्तार से खुलासा नहीं किया है। हम केवल संभावना पर बात कर रहे हैं कि सरकारी सूत्र जिस प्रकार की तैयारी में लगे हुए हैं और विपक्ष की ओर से जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से जिस प्रकार की मांग लगातार उठाई जाती रही है, तो उम्मीद ये जताई जाती है कि इसमें काफी कुछ समावेश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का देखने को मिल सकता है, सवालों की दृष्टि से, जानकारियां जुटाने की दृष्टि से। मूल रूप से 2020 में होने वाली यह जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब 2027 में यह पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप्स और आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग तकनीकों का इस्तेमाल होगा। यह भारत की अब तक की सबसे हाईटेक जनगणना होगी क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा और ऐप के का उपयोग इसमें किया जाएगा। जैसे कि आपने कोविड-19 के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना लोगों के जीवन को आसान कर देता है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भी आसानी से इंप्लीमेंट कर देता है, वही स्थिति इसमें आपको देखने को मिल सकती है। वैसी ही सुविधा जैसे कोविड-19 के दौरान आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते थे, बुकिंग कर सकते थे, सर्टिफिकेट निकाल सकते थे, कौन से शहर में आपके आसपास, किस जगह, किस गांव में कितने कोविड के पेशेंट्स हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या पोजीशंस हैं, सेंसिटिव हैं, वो सारी जानकारी आप घर बैठे ले सकते थे आपके माध्यम से। ठीक वही स्थिति आपको जनगणना से संबंधित ऐप में भी देखने को मिलेगी, वैसी ही सुविधा आपको देखने को मिलेगी। डिजिटल जनगणना में आखिर क्या खास है?
इस बार जनगणना में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कई मायनों में क्रांतिकारी होगा। जनगणना डेटा 16 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी और 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप्स के जरिए एकत्र किया जाएगा। समझ सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी है, ह्यूज प्रिपरेशन है। विस्तार में पूरी तरह से सरकार जाना चाहती है और हर पॉइंट्स पर सरकार पहुंचना चाहती है। हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह पढ़ा है या अनपढ़ है, जैसा भी व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपनी भाषा में, जो भी भाषा वो जानता है, उस भाषा में उस ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी उसमें डाल सकता है, अपलोड कर सकता है। इसीलिए ये 14 भाषाओं की, 16 भाषाओं की व्यवस्था इसमें की गई है, हिंदी अंग्रेजी के अलावा 14 क्षेत्रीय भाषाओं में, जो कि आपके संविधान में वर्णित है। ये एप्स गणनाकर्ताओं, एन्यूमरेटर्स और नागरिकों दोनों के लिए उपयोग में आसान होगा। नागरिकों को पहली बार स्व गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि आप ऐप डाउनलोड कर अपने मोबाइल में खुद अपनी सारी जानकारी उसमें अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके घर का घंटी कोई प्रगणक बजाए और फिर घंटों तक आप उसको जानकारी देते रहें। बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है इस तरीके से डोर टू डोर जाकर डेटा को इकट्ठा करना, क्योंकि एक दो सवाल इसमें नहीं होते हैं, दर्जनों प्रकार के सवाल इसमें होते हैं। तो इसलिए इस ऐप के माध्यम से घर बैठकर आप अपनी सुविधा अनुसार आसानी से डेटा इसमें अपलोड कर सकेंगे, यानी खुद अपनी जानकारी ऐप पर आप डाल सकेंगे। इनमें हिंदी, अंग्रेजी और 14 क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं। ये ऐप्स सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका इस्तेमाल गणना करने वाले और नागरिक दोनों कर सकते हैं। नागरिकों को स्वयं गणना करने का विकल्प भी मिलेगा। गणना करने वालों को अब भारी कागज के शेड्यूल लेकर फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर, जनगणना का रजिस्टर मोटा बहुत लंबा होता था, क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स उसमें होते थे, वो लेकर उनको जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल में अपने उस एप्लीकेशंस के माध्यम से ही अपना काम कर पाएंगे, अपनी ड्यूटी निभा पाएंगे और लोग भी डाटा डाल पाएंगे। ये पेपरलेस प्रक्रिया होगी, जाहिर है, क्योंकि ऐप के माध्यम से सब कुछ होगा, इसमें पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले गणनाकर्ताओं को भारी भरकम कागजी शेड्यूल ले जाना पड़ता था, लेकिन अब मोबाइल ऐप्स ने इसकी जरूरत खत्म कर दी है। ऐप्स में ड्रॉप डाउन मेन्यू के जरिए ज्यादातर सवालों के लिए प्री कोडेड जवाब होंगे, यानी जवाब हैं उसके कोड होंगे, और उस कोड को आपको जो उसके बारे में बताना है तो आप उस कोड को ओके करेंगे, उस कोड को डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जवाब उसमें मेंशन हो जाएगा, डाटा अपलोड हो जाएगा, जिससे कि डाटा इकट्ठा करना अब आसान होगा और बहुत तेज गति से ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उसमें टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आईसीआर बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। यह तकनीक असंरचित डेटा को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। जो डेटा असंरचित होती है, इधर उधर बिखरी होती है, उसको व्यवस्थित करने में, और क्योंकि उसके कैटेगरी बनी हुई है, तो जब आप डेटा का कैटेगराइजेशन उसके हिसाब से और कोड के हिसाब से आपने डाला है, तो उसी के हिसाब से ये आईसीआर जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर होता है, इसके माध्यम से उसको व्यवस्थित कर देगा, कौन से किस कॉलम में किस जगह कैसे ये जा सकता है। आईसीआर के जरिए लिखित जवाबों को डिजिटल रूप में बदलना अब आसान होगा, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में समय बचेगा। जनगणना के शेड्यूल में ज्यादातर पहले से कोड किए गए जवाब होंगे। मोबाइल ऐप्स पर ड्रॉप डाउन मेनू से अलग अलग विकल्प उपलब्ध होंगे। आप जो भी विकल्प ऑप्ट करना चाहते हैं, आप उसको ऑप्ट करना होगा, जैसे क्लिक करते हैं या फिर टिक करते हैं, उस हिसाब से। ऐप्स में पहले से ही भरे हुए जनगणना हाउस रिकॉर्ड पर जाने और उसे एडिट करने की सुविधा होगी। अगर आपने, मान लीजिए, अपना पहले डाटा आपने अपलोड कर दिया, बाद में जानकारी आपको ध्यान में आया कि कोई ऐसी चीज गलती हो गई है, तो फिर आप उसको एडिट कर पाएंगे निर्धारित समयावधि के अनुसार। उस समयावधि के तहत आप उसे एडिट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया तो वो फिर फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेशन सारांश और अन्य संबंधित कार्यों की तैयारी के बोझ को कम करेंगे। जो नेट डाटा बनेगा, फाइनल बनेगा,
और उसका उसका अलग से अगर आप किसी अलग प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं, शिक्षा से संबंधित तो शिक्षा की जानकारी, हेल्थ से संबंधित तो हेल्थ की जानकारी, किसी के रोजगार से संबंधित जानकारी, रोजगार की जानकारी मिल सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन की जानकारी मिल सकती है, उसके मकान की जानकारी मिल सकती है, उसके व्यवसाय की जानकारी मिल सकती है। तो इस तरीके से इसको डाटा मैनेज किया जाता है अलग अलग ब्लॉक में, वो उनका काम होगा। आपका काम होगा अपने बारे में सारी जानकारी दुरुस्त डालना, सही सही डालना। अब इसमें कोड डायरेक्टरी है। जनगणना के दूसरे चरण में कुछ सवालों के लिए एक अलग कोड डायरेक्टरी दी जाएगी, जिसमें संभावित जवाबों और उनके कोड्स की लिस्ट होगी। यह गैर संख्यात्मक या वर्णात्मक जवाबों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। यानी अगर मान लीजिए आपको डिजिट में, संख्या में कोई जानकारी देने की बजाय आपको लिख करके भाषा में देना है, एक्सप्लेन करके देना है, तो उसके लिए कोड इसमें बने हुए होंगे अलग अलग। ये है तो ये कोड, ये है तो ये कोड, ये है तो ये कोड, और उसी कोड को आपको फिल करना होगा, टिक करना होगा उसी को, और उसी के माध्यम से आपका जवाब उसमें शामिल हो जाएगा। 9 महीने में डेटा कैसे तैयार होगा, आप समझ सकते होंगे अब तक जो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार की तैयारी सरकार की इस बार तकनीकी है, 9 महीने में ही डेटा तैयार हो जाएगा। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े देश में, जब कि 146 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारे देश की हो चुकी है, अभी जो यूएनओ के माध्यम से जो उसकी एक एजेंसी है, उसने जो डेटा जारी किया है उसके अनुसार, तो पहले की जनगणनाओं में डेटा प्रोसेसिंग में देरी के कई कारण थे। उसमें कागजी शेड्यूल, स्कैन, जैसे कुछ कागज आपने दिया, आपके प्रूफ के रूप में उसको स्कैन करते थे मैनुअली, फिर उसको डाटा डालते थे। डाटा एंट्री भी मैनुअली कलम से डाला जाता था, फिर जाकर वो टाइप करके उसमें डाला करते थे कंप्यूटर में। और डेटा सत्यापन की लंबी प्रक्रिया होती थी। 2011 की जनगणना में अंतिम डेटा जारी होने में करीब 2 साल लग गए थे। लेकिन इस बार डिजिटल तकनीक ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान और तेज कर दिया है। अब तुरंत डेटा प्रोसेसिंग होगी, मोबाइल ऐप्स के जरिए डेटा सीधे डिजिटल रूप में दर्ज होगा, जिससे कागजी शेड्यूल को इकट्ठा करने और स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्री कोडेड जवाब होगा, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि कोड में जवाब होगा और उसी कोड को आपको केवल उसकी एंट्री करनी होगी, जिससे कि डेटा एंट्री में गलतियों की संभावना बहुत कम होगी। और प्री फील्ड रिकॉर्ड्स होगा, यानी आपके उसमें पहले से उसके मकान नंबर दर्ज होंगे। जैसे आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड में तो आपका एड्रेस दिया हुआ है, उस परिवार के एक मुखिया का अगर आधार कार्ड का डिटेल उसमें डाला जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। तो आपके मकान के बारे में डिटेल होगा, फिर उसमें जाकर आप अपनी सारी बातें कर सकते हैं। यानी ऐप्स में पहले से भरे गए घरों के रिकॉर्ड्स को एडिट करने की सुविधा होगी, जिसमें डेटा संशोधन आसान होगा। जैसे कि आप फैमिली आईडी कार्ड, अगर हरियाणा के निवासी हैं तो फैमिली आईडी कार्ड जो सरकार ने यहाँ बनाया था, उसमें भी पूरी फैमिली की सारी जानकारी उसमें होती है। आय से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, उनके अकाउंट से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित सारी जानकारी उसमें होती है, और उसको भी आधार कार्ड के साथ लिंक किया गया है। तो इससे सरकार के पास तो बहुत कुछ डाटा हमारे आपके बारे में पहले से है, ऑनलाइन है, तो उसी को एक तरह से इसमें शामिल करके और इसे एक तरह से इसको मैनेज किया जाएगा, जिससे आपको आसान होगा और प्रगणक को, यानी जो जनगणना करने के लिए कर्मचारी आएंगे, उनको भी आसान होगा। कम लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होगी, मूवमेंट कम होगा, फिजिकल मूवमेंट, जाने आने की आवश्यकता बहुत कम होगी। तो कागजी शेड्यूल की ढुलाई, स्टोरेज की जरूरत खत्म होने से समय और संसाधनों की बचत होगी, यानी कम पैसे में भी बहुत कम खर्च पर ये जनगणना कराई जा सकती है। इस प्रकार की तैयारी सरकार की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन तकनीकों के कारण मार्च 2027 में जनगणना पूरी होने के बाद दिसंबर 2027 तक अंतिम जनसंख्या डेटा तैयार हो सकता है। यह डेटा राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर लिंगवार ब्रेकअप के साथ उपलब्ध होगा। तो इस एपिसोड में जनसंख्या के लिए, जो जनगणना, जनसंख्या का आकलन लेने के लिए भारत सरकार जो जनगणना कराने वाली है, जिसका ऐलान किया गया है, उसका पूरा एक शेड्यूल, उसके तकनीकी पहलुओं को आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी हमारी कोशिश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। धन्यवाद।